आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने साइंस में चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है लाइट। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि आज हम लोग क्लास 8 के लाइट वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 16 है। चैप्टर का नाम है आपका लाइट। ठीक है, आपके पास जो भी एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक होगा तो उसमें भी चैप्टर का नाम लगभग लाइट ही लिखा हुआ रहता है, तो चैप्टर का नाम लाइट ही रहेगा और कंटेंट लगभग सभी में सेम रहता है। ठीक है, चलिए, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो और बढ़िया है, क्योंकि उसमें से सारा चीज़ आपका मिल जाएगा सेम टू सेम। यदि एनसीईआरटी बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा पॉइंट आपका एकदम सेम टू सेम मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चलेंगे किस बुक के अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि वो हमारा मेन बुक है। शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका लाइट। लाइट का सिंपल सा मतलब है रोशनी, प्रकाश, उजाला, जो भी आप बोल लीजिए। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में लाइट के ऊपर ही हम लोगों का बात होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सिंपल सा क्या है, लाइट हमारा एक प्रकार का एनर्जी है जो कि क्या करता है, किसी चीज को देखने में मदद करता है। सिंपल सा जैसे, अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, तभी जाकर हम कोई काम कर पाते हैं। उसी प्रकार से एनर्जी, उसी प्रकार से लाइट भी हमारा एक एनर्जी है। जब तक हमारे पास लाइट नहीं होगा तब तक क्या हम चीज़ों को देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट भी हमारे लिए एक तरीके से क्या है, एनर्जी है, तभी हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा एक लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए? क्या लाइट के बिना क्या हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते हैं क्या? आँख तो हमारे पास है, क्या लाइट के बिना नहीं देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। देखो, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँख का होना जरूरी नहीं है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँख के साथ साथ लाइट का होना भी जरूरी है। क्या सही बात है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास आँख है लेकिन लाइट ही नहीं है, तो क्या आप देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। रात में, रात के समय में मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और पूरा कमरा अंधेरा है। आंख तो आपके पास है, लेकिन क्या आपको कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। आंख तो चाहिए ही, किसी भी चीज़ को देखना है, फील करना है, महसूस करना है, तो आंख तो होना ही चाहिए। आंख के साथ साथ यदि कोई चीज़ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका लाइट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आगे, वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। अच्छा, इतना रंगीन दुनिया है, हर तरह अलग अलग प्रकार के रंग आपको देखने को मिलते हैं। आप अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपको वाइट दीवार दिख रहा है, आपको ये वाटर बोतल आपको पूरा ऑरेंज दिख रहा है, आपका बुक वाइट और ब्लैक दिख रहा है, सामने आपके अलग अलग प्रकार के मैप लगे हुए हैं, उसमें आप अलग अलग प्रकार के रंग देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रंग आपको देखने को मिलते हैं, और ये सब आप तभी देख पा रहे हो जब आपके पास लाइट है, यानी कि रोशनी है। यदि रोशनी गायब हो जाए तो आप इन सब चीज़ों को नहीं देख पाओगे। आँख होने के बावजूद आप इनको नहीं देख पाओगे, नहीं महसूस कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि लाइट किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल, क्लाउड्स, रेनबोज, बर्ड्स एटसेट्रा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। यानी कि पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, कुर्सी, आदमी, बादल, बरसात, रेनबो, चिड़िया, कुछ भी जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सब इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। सिंपल सा। तो एक अच्छा खासा ये हमारा क्या हो गया, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे चैप्टर का ये है कि किसी भी चीज़ को आप देख पा रहे हो, इसके सबसे पीछे इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारा खुद लाइट है। नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियस ये बात है। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया। अब अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। यानी कि किसी भी चीज़ को यदि हम देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को यदि हम देख पा रहे हैं, उसको आराम से फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो किसके वजह से? ऑब्वियसली लाइट के वजह से। लेकिन इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो, आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या आपके पास आंख होने से क्या आप हर चीज़ों को देख लोगे क्या?
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास आँख है, हम सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपके पास आँख है अच्छी बात है, लेकिन आँख होना ही जरूरी नहीं है कि हाँ आप सब चीज़ को देख पाओगे, बिल्कुल नहीं। आँख के साथ साथ यदि किसी और चीज़ का होना कंपलसरी है तो वो लाइट का होना कंपलसरी है कि नहीं? केवल क्या आप आँख से हर चीज़ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। जब तक उसके ऊपर लाइट पड़ेगा ही नहीं तब तक आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो आँख अकेला किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता, उसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम, यानी कि हमारे पास आँख तो है, लेकिन क्या इसी आँख के बदौलत अंधेरे वाले रूम में हम लोग देख पाएंगे क्या किसी चीज़ को? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब आँख होना जरूरी नहीं है, आँख के साथ साथ लाइट का होना भी जरूरी है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल। तो यदि आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास लाइट का कोई भी सोर्स होना चाहिए। जैसे हमारे रूम में लाइट का सोर्स क्या होता है? बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, CFL होता है जिससे रोशनी निकलता है, उसी से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ही कंपलसरी है। आगे, it is only when light from an object enters our eyes that we see the object। यानी कि किसी भी चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ती है और वो लाइट पड़ने के बाद हमारे आंखों में आकर टकराती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि हम इस बोतल को देख पा रहे हैं तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि लाइट इस बोतल के ऊपर पड़ रही है और वो लाइट टकरा के बोतल से कहाँ आ रही है? मेरे आँख के अंदर आ रही है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होना चाहिए? पहला बात तो आपके पास आँख होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास लाइट होना चाहिए। तीसरा क्या है? लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके आँख में एंटर करना चाहिए, तभी जाकर आप किसी चीज़ को देख पाओगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा किसी भी चीज़ को देखने का इस तरीके से क्राइटेरिया कि हाँ आपके पास ये सब चीज़ होगा तभी आप चीज़ को देख पाओगे, सिंपल सा। तो यदि कोई चलते फिरते पूछ दे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत है, तो 3 चीज़। सबसे पहला, आँख, आई होना चाहिए हमारे पास, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। तीसरा, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े वो लाइट टकरा के हमारे आँख तक आना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रोड के ऊपर ना एक कार गुजर गया और गुजरते हुए कार को आप तभी इसलिए देख पाए क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ा और वो लाइट उसके ऊपर टकरा के कहाँ गया? आपके आंखों में गया, तभी आप चीज़ों को देख पाए। तो ये चीज़ होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को देख पाओगे। तो वही इसमें कहा गया है कि द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ता है वो लाइट टकरा के उस ऑब्जेक्ट से आपके आँख में अंदर आता है, आपके आँख से टकराता है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस इट इज लाइट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो यहाँ पे हम लोग आखिरकार ये कह सकते हैं कि लाइट ही वो चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है, सिंपल सा। और कोई डाउट नहीं इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। यानी कि यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि किसी भी चीज़ को हम यदि देख पाते हैं तो उसके लिए आँख का होना ज़रूरी है, लाइट का होना ज़रूरी है और लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आँखों तक आना ज़रूरी है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक होगा हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम को भी समझना पड़ेगा। ये डायग्राम जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाया गया है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो इस वाले डायग्राम को देख पा रहे होंगे। यदि किसी के पास रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो उसमें भी ये डायग्राम दिया हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्या है इसमें, क्या खास बात इसमें कहा गया है, थोड़ा सा हम लोग इसको गौर से समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझिए कि आखिर ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, लिखा गया है इसके डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज व्हेन which fall on the surface of an object is called reflection of light। सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि the process of sending back light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। मतलब
जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा लाइट टकराता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमारा लाइट टकराता है तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि दोबारा पीछे की ओर मुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कभी ना आपने बचपन में या फिर अभी भी आप लोग करते होंगे, दीवार रहता है सीधा सा और दीवार में आप बॉल को मारते हो छोटा सा, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल को आप मार तो रहे हो दीवार में, लेकिन वही बॉल बाउंस बैक हो जा रहा है ना, आपके तरफ आ जाता है। तो यही प्रोसेस आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा, वहाँ पे आपका बॉल बाउंस बैक होता है क्योंकि आप बॉल फेंक रहे होते हैं, यहाँ पे लाइट है तो लाइट बाउंस बैक होगा। तो जब हमारा लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाए, बाउंस बैक हो जाए लाइट हमारा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसी में आपको अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से हम लोग इसको समझते चलेंगे। अब इसमें हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, देखो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब इसको समझने के लिए ना आपके पास तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसको आपको समझना पड़ेगा। समझिए, आपके भी बुक में दिया हुआ होगा ये डायग्राम। ये जो ऊपर में दिया हुआ है ना, इसको आप समझो कि एक शीशा है, यानी कि मिरर है जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं। तो ये आपका एक शीशा है, ऐसा आपको समझना है। तो ये शीशे का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये शीशे का पीछे वाला हिस्सा, आपको ऐसा समझना है। यानी कि यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा है शीशा का, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, वो वाला हिस्सा आपका नीचे में, और ऊपर में जो है वो आपका शीशा का पीछे वाला हिस्सा है जिसमें आपका चेहरा दिखता नहीं है। तो ऐसा आपको इसमें एज्यूम करना है। तो अब आपको एज्यूम ये करना है, आपको ये मानना है कि आपका शीशा है, इस तरीके से रखा गया है, आपका मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो नीचे की ओर है, इधर की ओर, और इस शीशे का जो पीछे वाला साइड होता है वो आपका ये ऊपर की ओर है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस शीशे के ऊपर आप ये एज्यूम करो कि तिरछा करके आप एक लाइट जला रहे हो, यानी कि आपका शीशा रखा हुआ है और शीशा में आप एक तिरछा लाइट ऐसे जला रहे हो। तो जो लाइट आप जला रहे हैं, यानी कि जो लाइट का रे शीशा के पास जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। मतलब कि शीशा आपका यहाँ पे आपने रख दिया, मिरर आपने रख दिया, ठीक है। अब जो लाइट आपने यहाँ पे तिरछे रूप से जलाया मिरर पे पहुंचाने के लिए, वही लाइट रे आपका क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे कहलाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो वही इसमें लिखा हुआ था कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, यानी कि वो लाइट का रे जो कि मिरर के ऊपर टकराता है, पहली बार जाके जो टकराता है, वही हमारा कहलाता है इंसिडेंट रे, यानी कि इस वाले का ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, देखो, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर पे जब गया तो कहाँ पे टकराया, उसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे देखा जाए तो ये रे यहाँ से गया, इसे जाता गया और यहाँ पे जाके वो टकरा गया, इस वाले पॉइंट पे वो टकरा गया, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि इंसिडेंट रे मिरर पे जहाँ पे पहली बार टकराएगा वही पॉइंट हमारा कहला जाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वही बात हो गया हमारा इसमें। अगला है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होता है, देखो, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, आप मिरर पे जो यानी कि शीशा पे जो आपने लाइट जलाया है, वो लाइट बाउंस बैक भी तो होगा, पीछे भी तो आएगा। तो जो लाइट हमारा टकरा के शीशे से पीछे आ जाता है, यानी कि दोबारा बाउंस बैक हो जाता है, उसी लाइट के रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आपने तीन चीज अभी फिलहाल समझा। पहला आपने इंसिडेंट रे समझा, जो लाइट आप जलाओगे वो आपका इंसिडेंट रे होगा, जहां पे जाके वो टकराएगा इंसिडेंट रे, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जो लाइट रे हमारा बाउंस बैक हो जाएगा टकरा के, वही हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगला, अब इसमें हम लोगों को एक चीज और पढ़ना पड़ता है, नॉर्मल। ये क्या होता है, देखो, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा कहाँ पे था, ये जो पॉइंट हमारा है जहां पर इंसिडेंट रे टकराया था पहली बार, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लेकर हम लोग एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधा, यानी कि 90 डिग्री बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल खींचते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, नॉर्मल क्या एक्चुअली में होता है क्या, नॉर्मल जैसा लाइन कुछ एक्चुअली में होता है क्या? नहीं, नॉर्मल एक्चुअली में कुछ लाइन होता नहीं है, लेकिन नॉर्मल हम लोग हमेशा इसलिए फिजिक्स में खींचते हैं मिरर को समझने के लिए, ताकि हमारा जो समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सके। तो इस बात को आप याद रखेंगे
कि ये जो नॉर्मल है आपका ये बिल्कुल सीधा होता है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये कहाँ से खींचेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ही खींचेंगे, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअली में नॉर्मल जैसा कोई लाइन होता है क्या मिरर में? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए हम लोग खींचते हैं ताकि मिरर को बेहतर तरीके से समझा जा सके, बस, और ऐसा कोई बड़ा यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के, यानी कि बिल्कुल इधर से और इधर से दोनों बराबर दूरी पे हमारा होगा ये नॉर्मल, बिल्कुल सीधा मतलब बराबर दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो अब आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में ना एक एंगल बन रहा है हमारा, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल आई से। स्मॉल आई का मतलब क्या समझना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का किसके किसके बीच बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, यानी कि इंसिडेंट रे यहाँ से लेकर नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है यही एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सा डिनोट करेंगे हम लोग इसको स्मॉल आई से। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आई, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस। सिंपल सा, यानी कि स्मॉल आई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे उसका उल्टा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक एंगल हमारा और बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल का नाम हम लोग देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखेंगे इस बात को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें? चले, इस तरीके से आपने अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में समझा। तो यहाँ पे आप ध्यान ये रखेंगे कि जो लाइट हमारा सबसे पहले मिरर से टकराता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, जो बाउंस बैक हो जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल हमारा एक परपेंडिकुलर वाला लाइन होता है, बिल्कुल सीधा वाला, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये तीनों का तीनों कहाँ पे रहता है? ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आपस में आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। इसमें क्या था? इसमें यह था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिल के एक एंगल बनाता है, उसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? यानी कि रिफ्लेक्शन का ना कुछ नियम है, लॉ है, इसका 2 लॉ है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। और यही 2 लॉ आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। क्लास 9th में लाइट नहीं है, इस बात को हम बता देना चाहते हैं आपको पहले ही। क्लास 9th में लाइट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में जब आप आएंगे तो क्लास 10th में एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें आपको ये दोनों लॉ पढ़ना पड़ता है। तो जो लॉ यहाँ पे आप पढ़ोगे वही लॉ उसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ध्यान समझ लीजिए कि ये होता क्या। देखो पहला लॉ क्या है? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर एज फॉलोज। तो 2 लॉ है इसमें, क्या है? पहला देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, यानी कि पहला लॉ ये कहता है कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी हमारा 50 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 50 डिग्री का होगा। ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 80 का तो ये भी 80 का, ये 90 का तो ये भी 90 का, यानी कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, यानी कि तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। वो पॉइंट हमारा कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो यही हमारा होता है दूसरा नियम। तो यही दो नियम था बस। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ना एक बात और लिखा हुआ है, इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का मतलब है कि एक ही तरफ, यानी कि तीनों नीचे की ओर है, तीनों नीचे की ओर ही रहेगा, ऊपर की ओर नहीं, तीनों नीचे की ओर है। यानी कि ये हमारा मिरर का नीचे वाला हिस्सा हो गया और ये मिरर का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो ऊपर की ओर सब होते नहीं है, मिरर के नीचे की ओर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों नियम कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक नहीं कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको इसमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, देखो। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नॉन एज लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, कभी आपने मिरर में गौर किया है? मिरर में कभी आप गौर करोगे कि आपका लेफ्ट उसमें राइट नजर आता है और आपका राइट उसमें लेफ्ट नजर आता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब कि जो आपका राइट में है वही चीज आपका मिरर में लेफ्ट में दिखाएगा, और जो आपका लेफ्ट में है वही चीज मिरर में आपका राइट में दिखाएगा। तो वही हमारा कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसके बारे में देखा जाए आखिर ये है क्या। दो क्लास हम लोगों का चैप्टर में हो चुका है। तो चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही ध्यान से यदि आप समझेंगे तो चैप्टर बहुत ही आसान है, मतलब उतना भी हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इसमें डायग्राम देखते रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत कुछ बता देता है। डायग्राम देखते हम लोग चलेंगे ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से हम लोग समझते हुए चले। ठीक है, देखते हैं क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले देख लेते हैं क्या है। व्हेन ऑल दी पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर पैरेलल, देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि बहुत ही सिंपल सा समझिए, यहाँ पे यदि आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे इंसिडेंट रे आ रहे हैं, यानी कि जो रे हमारे, जैसे आपको यहाँ पे समझना ये है कि मान लीजिए आपका ये मिरर है नीचे लगा हुआ, यानी कि नीचे लगा हुआ आपका शीशा है, और शीशे के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च का लाइट हम जला रहे हैं। तो जितना भी यहाँ पे रेज आ रहे हैं ये सब आपको समझना है कि पैरेलल आ रहे हैं, यानी कि सब एक के बाद एक आ रहा है बिल्कुल सीधा। और ध्यान से यदि आप देखोगे ना कि जो बाउंस बैक हो रहा है ये सब भी एकदम बिल्कुल सीधा बाउंस बैक हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल एक साथ, यानी कि एक साथ सब आ रहा है एक लाइन में बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, और एक साथ सब बिल्कुल सीधा सीधा वापस भी चला जा रहा है, बाउंस बैक भी हो जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा इमेज बनता है, यानी कि हमारा जो चेहरा दिखता है शीशा में, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से ही दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो डिफ्यूज्ड बोले या इररेगुलर बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, when all the parallel incident rays reflected from a plane surface are not parallel, then the reflection is known as diffused और irregular reflection। इसका डायग्राम आप देखो, बहुत ही सिंपल है, ये वाला डायग्राम है इसका। इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो जितना भी हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है वो बिल्कुल आ तो रहा है बिल्कुल सीधा एक लाइन में पूरा आ रहा है, लेकिन क्या बाउंस बैक एक लाइन में हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये इधर चला गया तो ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये इधर और ये इधर, यानी कि सब लाइट रेज हमारा जो बाउंस बैक हो रहा है वो जहाँ मन तहाँ हो जा रहा है, एक लाइन से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा दोनों का डिफरेंस बिटवीन यदि करना चाहें हम लोग तो ये कर सकते हैं कि जब हमारा सारा का सारा इंसिडेंट रे पैरेलल आए और उसका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल वापस चला जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे जो हो तो पैरेलल आएगा, लेकिन क्या पैरेलल ही बाउंस बैक हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा नहीं होता है तो वही हमारा कहलाता है डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम में आप ध्यान से देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ पता है? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरफेस इसका प्लेन नहीं है, उबरा खाबरा सरफेस इसका होने की वजह से ऐसा हो पाया। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारा इसलिए होता है क्योंकि इसका सरफेस ही पूरा स्मूथ नहीं होता है। अच्छा बताइए, यदि इसका सरफेस पूरा स्मूथ होता प्लेन मिरर के जैसा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या ऐसा इसमें होता क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी हमारा बिल्कुल सीधा बनता, बिल्कुल सही बनता है इसमें भी। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका सरफेस ही खराब था। तो इस तरीके से हमारा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हुआ। तो दोनों में डिफरेंस बस ये है कि इसका सरफेस प्लेन होने के वजह से इंसिडेंट रे भी पैरेलल आता है और रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होता है वो भी हमारा पैरेलल ही होता है। लेकिन इसका सरफेस प्लेन ना होने के वजह से, उबड़ा खाबड़ा सरफेस होने के वजह से इंसिडेंट रे पैरेलल तो आता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे हमारा पैरेलल नहीं जा पाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा देखो, प्लेन मिरर किसको कहते हैं पहले तो आप ये समझो। प्लेन मिरर का मतलब होता है वो वाला शीशा जिसको हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। यानी कि आप जो अपना चेहरा देखते हो अपने घरों में शीशे में, आईने में, वही हमारा कहलाता है प्लेन मिरर। वही हमारा प्लेन मिरर है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्लेन मिरर में जो हमारा चेहरा का जो इमेज बनता है, यानी कि हमारे चेहरे का जो इमेज बनेगा, जो हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, उसका ना कुछ खासियत होता है, कुछ खास बात होता है उसका। क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लो। देखो सबसे पहला क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। यानी कि जो चेहरा हम लोगों का दिखता है शीशे में वो क्या रियल होता है? क्या नहीं, वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब वो हकीकत नहीं है। क्या आप उसको टच कर पाते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। वर्चुअल का मतलब होता है कि आप उसको पर्दे पर, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। कभी आप क्या करना, अपना चेहरा आईने में देखना और कोशिश करना कि वही चेहरा एक वाइट पर्दे पर दिखा दिया जाए, उतार दिया जाए। कभी क्या होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल। यानी कि हमारा जो चेहरा बनता है, यानी कि जो हमारा इमेज बनता है शीशे में, वो कैसा इमेज होता है? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होता है, यानी कि वो हकीकत वाला नहीं होता। हकीकत कहने का मतलब ये है कि आप उस अपने इमेज को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो वो इमेज हमारा कैसा होता है? वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। आगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। तो जो हम लोग का इमेज बनता है शीशे में, वो कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता हुआ दिखता है आपको। ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ भाई मिरर के पीछे बन रहा है, यानी कि शीशा के पीछे बन रहा है। तो ये इसका खासियत है। आगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अच्छा, आपने कभी गौर किया है? आपने जब भी आप अपना चेहरा देखे हुए ना शीशे में, तो आपको लगेगा ना कि मेरा इमेज शीशा के उतना ही अंदर बन रहा है जितना हम शीशे से दूर हैं, है ना? मतलब जब आप शीशे से दूर जाते रहते हो तो आपका इमेज भी क्या होता रहता है? दूर जाता रहता है शीशा के अंदर। तो वही बात है, यानी कि जितना आप दूर जाओगे उतना ही दूर आपका इमेज शीशा के अंदर बनेगा। तो ये इसका खासियत होता है, ये इसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का। और क्या करता है ये देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जितना बड़ा आपका चेहरा होता है, क्या उतना ही बड़ा चेहरा आपका आईने में दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है, एकदम सेम टू सेम दिखता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उस उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनने वाला है शीशा में। ये इसका खासियत होता है। आगे, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हो तो क्या आपका सर नीचे पैर ऊपर दिखता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। यानी कि आप खड़े हो तो आपका इमेज ही बिल्कुल खड़ा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा आपका इमेज है, तो ऑब्जेक्ट भी आपका जैसा रहेगा वैसा इमेज बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड के बदले में ना हमने अभी आपको एक और वर्ड बताया था, कहा गया हमारा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बोले
या फिर लेटरली इन्वर्टेड बोले, दोनों का मतलब क्या समझना है आपको, सेम समझना है। इसका मतलब ये होता है कि शीशे में आपका लेफ्ट वाला चीज राइट दिखता है और राइट वाला चीज आपका शीशा में लेफ्ट दिखता है। ये खासियत होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, तो इस तरीके से आपको ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। ये कब होगा, जब हमारा इमेज किस में बनेगा, प्लेन मिरर में बनेगा, मतलब कि उस शीशे में जो कि हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे अपना रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।